आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज देहरादून में धामी कैबिनेट की मीटिंग होगी। मीटिंग दोपहर में 12 बजे से शुरू होगी। मीटिंग में 24 से ज्यादा प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें कि इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर नीतियों में आंशिक संशोधन को लेकर प्रस्ताव आ सकता है और इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को बोनस देने पर भी प्रस्ताव आ सकता है। वहीं बताते चले आपको, महाविद्यालयों में भी योगा टीचरों की नियुक्ति पर भी प्रस्ताव आ सकता है। देहरादून ले चलते हैं, सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, सबसे पहले बताइए, क्योंकि जो ये मीटिंग होने वाली है ये काफी अहम मानी जा रही है। दूसरी बात ये भी है कि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए कई अहम प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। बिल्कुल चांदनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 12 बजे से सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग होगी। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर सरकार ने पहले भी अपने करीब 30 से अधिक पॉलिसियों में कुछ परिवर्तन किया था, उनको फ्लेक्सिबल किया था। लेकिन इस बीच सरकार ने जो अलग अलग स्टेट में जाकर जो रोड शो किए, उद्योगपतियों से बात की, औद्योगिक घरानों से जो बातचीत की, उनकी बातचीत में जो इनपुट सामने आया है उसके मद्देनजर सरकार चाहती है कि जो उनकी नीतियां हैं उसमें कुछ संशोधन किया जाए। तो ऐसे विभिन्न पॉलिसीज में कुछ आंशिक संशोधन के प्रस्ताव आज की कैबिनेट मीटिंग में आ सकते हैं। इसके साथ दूसरा जो बड़ा प्रस्ताव जिसकी उम्मीद जताई जा रही है कि 2005 में जब न्यू पेंशन स्कीम शुरू हुई थी, उस समय के कुछ कर्मचारी छूटे हैं। करीब 6 से 7 हजार की संख्या इनकी उत्तराखंड में है। ये लोग लंबे समय से ये मांग उठा रहे हैं कि उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाए। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस दिशा में निर्णय ले चुकी है, इसीलिए राज्य सरकार पर भी दबाव था। तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज उन 7,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा महाविद्यालय में जो योगा टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि लंबे समय से जो योग प्रशिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके लिए वैकेंसीज खोली जाए। तो सरकार ऐसे कई प्रस्ताव, करीब 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आज की कैबिनेट मीटिंग में आने वाले हैं। जी बिल्कुल सुनील, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बैठक कई लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। लेकिन ये भी बताइएगा सुनील आप, क्योंकि जो अभी आपने बताया कौन कौन से प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको लाया जाएगा और जिसमें संशोधन होना है? देखिए, एक और प्रस्ताव है कि जो राज्य कर्मचारी हैं, सरकार उनको बोनस दे सकती है। दीपावली बोनस सरकार उनको दे सकती है। पिछले कई दिनों से इसका होमवर्क भी चल रहा था। आज की कैबिनेट में बोनस देने पर प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी कई मसले हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से कम 3 से 4 प्रस्ताव एजुकेशन डिपार्टमेंट के आ सकते हैं। और बाकी इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर भी कुछ नए प्रस्ताव, कुछ नई पॉलिसी सरकार कैबिनेट के जरिए आज ला सकती है। बिल्कुल सुनील, और आप इस बैठक पर नजर बना रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सरकार अब उन अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रही है जो काम में लापरवाही कर रहे हैं। अफसरशाही की कार्यशैली पर विपक्ष के सवाल और बीजेपी विधायकों और संगठन की शिकायत के बाद सीएम अब एक्शन मूड में आ चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अफसरशाही पर सिर्फ विपक्षी नहीं, सत्ताधारी भी सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभालते हुए पिछले दिनों जहां कुमाऊं कमिश्नर की ही क्लास लगा दी थी, वहीं अब सरकार ने उन अधिकारियों की लिस्टिंग भी शुरू कर दी है जिनकी वजह से प्रदेश सरकार की फजीहत हो रही है। और इसकी शुरुआत इन्वेस्टर समिट के जरिए होगी। जिन अधिकारियों की ढीली कार्यशैली के चलते प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सका और त्रिवेंद्र सरकार के समय हुए एमओयू पर जिन अधिकारियों की ढीली कार्यशैली रही, उनसे जवाब तलब किया जाएगा। सीएम धामी ने खुद माना है कि ये गंभीर मामला है और इस पर कार्रवाई की जाए। इन्वेस्टर समिट इसीलिए हो रही है कि जो भी कमियां हैं, जो भी निवेश नहीं आ पाया है, उस पर भी हम लोग पुनः निरीक्षण उसका करेंगे, पुनः अवलोकन करेंगे कि आखिर कहां पर हमारे स्तर पर कमी है। क्योंकि पहले से भी जब हम आज इन्वेस्टर समिट में जा रहे थे तो उससे पहले भी जो हमको सुझाव मिले थे कि भाई आपके नियम थोड़ा और अच्छे होने चाहिए, कुछ नए नियम होने चाहिए, नई पॉलिसीज होनी चाहिए, उन सभी को हमने किया। आपने ये भी अच्छा सुझाव दिया है। मीनाक्षी जी यहाँ पर बैठे हैं, नोडल अधिकारी, तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर विपक्ष का कहना है
कि अब सीधे जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, जबकि बीजेपी मानती है कि विधायकों ने अधिकारियों के काम करने के रवैये पर शिकायत की थी, जिसे संगठन ने भी मुख्यमंत्री के सामने रखा था और अब सीएम इस पर गंभीर है। देखिए, प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेसी हावी है, क्योंकि मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का खेल चल रहा है। अधिकारियों की जो है कार्यप्रणाली में सुधार के लिए मसूरी में बहुत बड़ी वर्कशॉप भी सरकार ने की। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री को लग रहा है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उनको कैमरे के सामने फटकार लगानी पड़ रही है, तो फटकारने की जरूरत क्या है? आप तो प्रदेश के माई बाप हैं, सीधा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो है बाहर का रास्ता दिखाइए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए ना। पिछले दिनों हमारे सभी विधायकों के साथ हमारी लोकसभा के साथ बैठकें आई थी। ऐसा कोई विषय निकल कर आए थे जिसकी रिपोर्टिंग माननीय मुख्यमंत्री हमने की है। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे सभी अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ वो काम करें। इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बहुत से अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। जनता दरबार में आई शिकायतों से लेकर ऑफिशियल मीटिंग में अधिकारियों की कार्यशैली से कहीं न कहीं सरकार की फजीहत हो रही है, जिसके बाद अब लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। केरल की एर्नाकुलम में हुए बम धमाकों के बाद देवभूमि उत्तराखंड में भी सुरक्षा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़े निर्देश दिए हैं। सीएम ने पुलिस और प्रदेश के सभी बड़े शहरों और भीड़भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विशेष तौर पर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी को और चाक चौबंद करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि आने वाले कुछ दिन जो हैं वो हैं त्योहारी सीजन रहने वाले हैं और ऐसे में बाजारों में भीड़ बढ़ना तय है और बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी। ऐसे में बॉर्डर समेत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और बाजारों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। नेवी के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कतर देश की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है और ये सभी 8 अधिकारी भारत के और हैं, जिनमें से एक अधिकारी सौरभ वशिष्ठ उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कतर देश की एक अदालत ने भारत के 8 रिटायर्ड नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। इन पूर्व नेवी अफसरों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि कतर की देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में ये सभी पूर्व अधिकारी काम करते थे, जो एक प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनी कतर की डिफेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों को ट्रेनिंग और बाकी सर्विसेज देने का काम करती है। इन सभी अधिकारियों में से एक अधिकारी देहरादून के सौरभ वशिष्ठ है, जो नेवी में कैप्टन पद से रिटायर्ड होकर कतर की देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम करते थे। सौरभ का घर देहरादून के क्लेम टाउन क्षेत्र में है। इस खबर के बाद सौरभ के माता पिता दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के घर में हैं। बताया जा रहा है कि सभी अधिकारियों के परिजन विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। आपको बता दें कि सौरभ वशिष्ठ के पिता भी विंग कमांडर थे और सौरभ की शिक्षा दीक्षा भी देहरादून से हुई थी। सौरभ की पहली सर्विस नेवी में थी और बतौर कैप्टन पद से रिटायर होने के बाद सौरभ और उनकी टीम ने कतर की देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज ज्वाइन की थी। सौरभ वशिष्ठ के साथ 7 दूसरे रिटायर्ड अफसर भी हैं, जिनको सजा मिली है। कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, नाविक राकेश। फिलहाल सौरभ की फैमिली दिल्ली में है और देहरादून में रहने वाले सौरभ के माता पिता भी दिल्ली में ही जमे हैं, जो भारत सरकार से आस लगाए हुए हैं कि उनके बेटे को सरकार वापस ले आएगी। नेवी के पूर्व 8 अधिकारियों के खिलाफ कतर देश ने जासूसी के मामले में सजा सुनाई है, जिसमें से एक सौरभ वशिष्ठ उत्तराखंड के देहरादून के निवासी हैं, जिनका घर क्लेमेंट टाउन में स्थित है। फिलहाल घर में कोई भी उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली यानी कि उनके माता पिता इसी घर में रहते थे, जो कि 2 दिन पहले यहां से दिल्ली जा चुके हैं। भले ही पूरे मामले पर एक बार फिर जो केंद्र सरकार है वो संज्ञान ले रही है। आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक मजेदार मामला सामने आया। यहाँ पर एक बैंक मैनेजर का
कारनामा चर्चा में बना हुआ है। दरअसल हल्द्वानी मौजूद एक निजी कंपनी ने अपने ग्राहक को पहले 1.5 करोड़ का लोन दिया, लेकिन ग्राहक समय पर लोन नहीं चुकता कर पाया तो मैनेजर कुछ बैंक कर्मचारियों के साथ ग्राहक के घर ही पहुंच गया और इस दौरान मैनेजर न तो प्रॉपर ड्रेस में था और ना ही होश में। दरअसल उसने शराब पी रखी थी। आरोप ये भी है कि बैंक मैनेजर ने शराब के नशे में ग्राहक के घर में मौजूद महिलाओं से बदसलूकी की है, जिस पर आसपास के लोग पहुंच गए, जिससे शराब के नशे में धुत बैंक मैनेजर घबरा गया। वहीं बैंक मैनेजर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया को फोन करो, लाइव करा दो। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जरा आप बताइएगा जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, अभी फिलहाल क्या अपडेट है इसमें? देखिए, इस पूरे मसले पर जो बैंक मैनेजर है उसका चालान किया गया पुलिस की तरफ से। दरअसल बैंक मैनेजर लोन रिकवरी के सिलसिले में घर पे पहुंचा हुआ था अपने ग्राहक के। हालांकि पहले बात हो गई थी बैंक अधिकारियों और इस ग्राहक के बीच में बात हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद बैंक मैनेजर उसके घर पे पहुंचा और वो प्रॉपर न तो ड्रेस में था और न ही उसके वो शराब के नशे में भी धुत था। तो इसलिए दोनों ही प्रकरण बेहद गंभीर थे। जिस समय ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ उस समय जिस व्यक्ति ने लोन ले रखा था वो घर में मौजूद नहीं था। घर में उसकी जो माता हैं, बहनें हैं, वो सब मौजूद थी। जिसके बाद बैंक मैनेजर ने बताया जा रहा है कि उनके साथ बदसलूकी की और हंगामा खड़ा हो गया और जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। लेकिन इस हंगामे से बैंक मैनेजर इतना ज्यादा घबरा गया, जो कि शराब के नशे में धुत था और हाफ पैंट पहन करके वहां पर पहुंचा हुआ था अपने कुछ अन्य बैंक के कर्मचारी साथियों के साथ। तो उसने उसकी पैंट ही गीली हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस बैंक मैनेजर को अपने साथ चौकी ले गई, वहां पर उसको बैठाया गया कुछ देर और फिर उसका चालान काट दिया गया। लेकिन ये पूरी की पूरी घटना एक तरीके से चर्चा में बनी हुई है कि किस तरीके से बैंक के मैनेजर की पतलून जो है वो अपने गलत कारनामों के कारण गीली हो गई। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। चारों धामों में तीर्थ यात्रियों का तांता लगा हुआ है और 50 लाख से अधिक तीर्थ यात्री चारों धाम में दर्शन भी कर चुके हैं और साथ ही हर रोज यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम में अब तक 16,94,000 तीर्थ यात्री पहुंचकर बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 18 नवंबर को बंद होने हैं और कपाट बंद होने से पहले यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। चारों धाम की यात्रा पर इस बार 50 लाख से अधिक तीर्थ यात्री पहुंच चुके हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम की अगर हम यात्रा की बात करें तो लगातार यात्रा जारी है। हर दिन लगभग 10,000 से भी अधिक तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और इस समय हम पांडुकेश्वर में मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से जो यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के हरिद्वार ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं, उनकी भी अभी भी तादाद बढ़ती चली जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग एक दिन में 10 से 11,000 जो तीर्थ यात्री हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार ने इस बार रजिस्ट्रेशन को लेकर विशेष काउंटर बनाए थे। पांडुकेश्वर, गौचर और बद्रीनाथ धाम में काउंटर लगाए गए थे ताकि जो तीर्थ यात्री यात्रा पर आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड प्रशासन के पास रहे, सरकार के पास रहे और यही व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं लगातार यात्रा काल में दिखाई दी। अब यात्रा धीरे धीरे समापन की ओर जरूर है, लेकिन जिस तरीके से लगातार भीड़ आप देख रहे हैं, जो यात्रा रूट है वो अभी भी बिल्कुल भरे हुए हैं। वाहनों की लंबी लंबी कतारें बिल्कुल आप देख सकते हैं सड़कों पर अभी भी लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यानी कि अगले वर्ष 2024 की अगर हम यात्रा की बात करें तो और यात्रा में इजाफा होने की संभावना है। इसलिए सरकार अभी से ही यानी कि इस बार की यात्रा से ही इन व्यवस्थाओं को ठीक करने की एक कोशिश कर रही है। 18 नवंबर को जब भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे तब चारों धाम की यात्रा संपन्न हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है। वहीं मंदिर के पास निर्माण शुरू करने से पहले आसपास के इलाकों में वैज्ञानिक संस्थानों के द्वारा भूगर्भीय सर्वे किया जा रहा है ताकि बाद में कोई समस्या ना हो।
बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर के लगभग 75 मीटर एरिया को खाली कराया जाना है। इसी क्षेत्र में तत्व कुंड में आने वाले गर्म पानी, पंच धाराओं में आने वाले पानी का रिसाव जमीन के अंदर से होता है। केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों की एक टीम को बद्रीनाथ धाम भेजा है, जो बद्रीनाथ धाम में सभी परिस्थितियों पर सर्वे करके केंद्र और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे, जिनमें NRSC हैदराबाद, IIRS देहरादून और गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूविज्ञान के सदस्य सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे जो तप्त कुंड है, इसका बेसिकली इसका जो अंडरग्राउंड चैनल है, पानी वो किधर को जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितनी गहराई पे, जब तक इसका ये पता न चले, इसका आंकलन ना हो, तब तक इसके यहाँ पे इस तरह का खुदाई करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। स्थानीय लोग भी मास्टर प्लान के कार्यों से पहले वैज्ञानिक सर्वे के बाद ही बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य करने की बात कह रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो इससे पहले इसका जो भूगर्भीय सर्वे की जा रही है, इसलिए कि कार्य करने के पश्चात कोई भी ऐसा ना हो कि कोई चीज़, जैसे कि जो मुख्य चीज़ें यहाँ पे जो विलुप्त हो जाए, जिसमें कि पंचधाराएँ हैं, तपत कुंड है, तो ये एक बहुत अच्छा कदम जो कि केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों को करके नई बद्री तैयार करने की कोशिश में है। इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि पौराणिक चीजों से छेड़खानी न हो। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। रुड़की पुलिस ने त्योहारी सीजन में जाम से निपटने के लिए प्लान तैयार किया है और इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है। पुलिस का कहना है कि बाजार आते वक्त 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही पुलिस की गाइडलाइन का पालन भी करें ताकि जाम की समस्या से बचा जा सके। वहीं अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चलाने की बात की जा रही है। प्रॉपरली यातायात प्लान तैयार किया गया है, उसको मीडिया में भी सर्कुलेट कर दिया गया है ताकि आम लोग उससे वाकिफ़ हो सकें। साथ ही आम जन से अपील की जाती है कि वे छोटी छोटी दूरियों के लिए 4 पहिया वाहन लेकर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करें, यातायात पुलिस या सिविल पुलिस के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।